बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आपने लास्ट 2 लेक्चर होपफुली डिटेल में देख लिए होंगे, बिकॉज़ लेक्चर का देख लेना, उस लेक्चर का समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं जो कंसेप्ट हमने वहाँ शेयर किए हैं और आपको सिखाने की कोशिश की है, उन्हीं कंसेप्ट की बेस पे आज का जो लेक्चर है वो उसी की कंटिन्यूशन होगा। क्योंकि इससे पहले हमने वो स्ट्रेस एट अ पॉइंट समझाया, प्लेन स्ट्रेस के बारे में समझाया, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी हमने उनकी कंसेप्ट को देखा, उनको डिराइव किया, और उन इक्वेशंस को एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि वो इक्वेशंस क्या थी। अब जो उन इक्वेशंस का एप्लीकेशंस है, जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम उन इक्वेशन के ज़रिए से ले सकते हैं, उनकी मैनिपुलेशन करके, उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करके, वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर हम देखेंगे। तो जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लास्ट लेक्चर में हमने की थी वो मैंने यहाँ रिपीट की हैं, सो दैट आपके कंटिन्यूटी बन सके। ये पहली थी जो कि नॉर्मल स्ट्रेसेस थे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, फ्रॉम द नॉन गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस जो था उससे हमने जो अननॉन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस था, स्टेट ऑफ द स्ट्रेस तो नॉन ही होता है, जो ओरिएंटेशन हम उसकी चेंज करते हैं, उस ओरिएंटेशन के ऊपर जो नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेसेस हैं वो ये हैं, जो उसके जो एक्स फेस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो इक्वेशन नंबर 1 विल गिव यू दैट, एंड जो वाई फेस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस है इक्वेशन 2 विल गिव यू दैट, एंड द शेयरिंग स्ट्रेसेस जो कि हम जानते हैं कि दे वुड बी इक्वल, जो टा एक्स डैश वाई डैश होगा सेम वुड बी द टा वाई डैश एक्स डैश, इनकी इक्वलिटी हमने प्रूव की थी। और ये वो 3 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जिनके ज़रिए से हम किसी भी जो कि अननॉन ओरिएंटेशन का होगा, जहाँ एंगल थीटा, अगर आप जिस एंगल थीटा के ऊपर भी वो उस गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस से ये मालूम करना चाहेंगे इस ओरिएंटेशन के ऊपर क्या स्ट्रेसेस नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो वो ये इक्वेशन बताती है। अब चूँकि हमारी इंटरेस्ट की चीज़ ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से प्लेन होंगे जिसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो, या फिर ऐसे कौन से प्लेन होंगे जिसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस मिनिमम हो, फिर कौन से ऐसे प्लेन होंगे जिसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो, शेयरिंग स्ट्रेसेस मिनिमम हो। तो क्योंकि ये सारे के सारे प्लेन जो हैं वो हमारे लिए बड़ी इंटरेस्ट के हैं, क्योंकि जहाँ शेयरिंग स्ट्रेसेस या नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे वो प्लेन हमारे लिए बड़े प्रोन होंगे टू द फेलियर, और वहाँ हमने अपने जो अलाउबल स्ट्रेसेस होंगे मटेरियल की उसको लिमिट करना होगा, ठीक है ना। तो ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस की एप्लीकेशंस आ जाएंगी। जो पहली चीज़ है वो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स। कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं हम ये देखेंगे, और प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स के बारे में तो आपको पता चल गया कि प्लेन क्या होते हैं, हम उन प्लेन में से प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि जो एक पॉइंट था, उस पॉइंट के जो नॉर्मल है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उस प्लेन के ऊपर हमने गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस था, एंड देन वी ट्राई टू, हमने उसको ओरिएंटेशन देना शुरू की, और हमने किसी भी जो थीटा था हमने कहा कि भाई काउंटर क्लॉकवाइज अगर हम उसको घुमाना शुरू कर देंगे उस नॉर्मल प्लेन को, तो इन नंबर ऑफ प्लेन किसी भी एंगल थीटा के ऊपर जो हमें प्लेन मिलते चले जाएंगे, उस प्लेन के ऊपर से हम स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। अब आउट ऑफ दोज प्लेन देयर आर सर्टेन प्लेन कि जिसके ऊपर स्ट्रेसेस आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम होंगे, तो वो प्लेन जो है वो उन प्लेन्स को हम कुछ नाम देंगे, जिनमें से एक नाम जो है ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट आर कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट दैट पॉइंट। अब वो पॉइंट, जिस पॉइंट को हम जिक्र करते हुए चले जा रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हमने अपने स्ट्रेसेस को मालूम करने की कोशिश की है, उसके ऊपर कोई मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हमने जो अपना स्टेट ऑफ द स्ट्रेस शो की थी वो इस फॉर्म में की थी, और हमने कहा था कि जो हमारा पॉइंट है वो इसके अंदर मौजूद है, और हमने कहा था कि ये जो बॉक्स है, ये जो स्क्वायर है, दिस इज़ ऑफ अ वेरी स्मॉल साइज, इनफिनिटेसिमल एरिया है। हम इसको अपनी आसानी के लिए इनलार्ज करके एक बहुत बड़ा दिखा देते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है उस बीम के अंदर, उस शाफ्ट के अंदर, उस बार के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, और उस पॉइंट के इर्द गिर्द हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया लिया हुआ है। अब अगर ये इसके ये एक्स एक्सिस हैं और इस पॉइंट के गिर्द ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब एक प्लेन जो है इसके ऊपर वो ये प्लेन है। अब इस तरीके से हमने कहा था, हमने जो अपना इंटरेस्ट बनाया था वो प्लेन हमने इस पॉइंट में से गुजरता हुआ ये प्लेन बनाया था, और हमने कहा था ये एंगल थीटा है, जिससे हमने अपनी वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव की थी, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना। अब इस प्लेन को, ये एक प्लेन था थीटा के ऊपर, अगर आप इस थीटा को किसी भी एंगल के ऊपर, क्योंकि यहाँ से अगर आप इस थीटा को शुरू करते हैं तो ये थीटा यहाँ से घूमता हुआ 360 डिग्री के ऊपर आएगा ना, यहाँ से यूँ घूमता हुआ यहाँ तक, अगर आप इसको डिफरेंट एंगल के ऊपर, ये डिफरेंट थीटा के ऊपर अगर आप स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना शुरू कर दें, बिकॉज किसी भी एंगल थीटा के ऊपर आपने स्ट्रेसेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से फाइंड की। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर प्लेन को हम यहाँ से घुमाना शुरू करें, और हमें पता है कि एटलीस्ट 360 जो है प्लेन्स हमें मिल सकते हैं। आउट ऑफ दोज 360 प्लेन
हम जानना चाहते हैं कि कौन से प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम है। तो ये जो पहला पॉइंट बता रहा है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट, अब पॉइंट यही है, इस पॉइंट के ऊपर कौन से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे, वो जो स्ट्रेसेस हम कहलाएंगे वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहलाएंगे। मैक्सिमम को भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहेंगे और मिनिमम को भी हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहेंगे। ठीक है जी, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहलाते हैं। कंसेप्ट इसका समझ में आना यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते क्या हैं। उस पॉइंट के अंदर डिफरेंट प्लेन्स हैं, किसी भी प्लेन्स के ऊपर या डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर जिन प्लेन्स के ऊपर आपके पास स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे, उन तमाम प्लेन्स को हम प्रिंसिपल प्लेन्स कहेंगे और फिर उन स्ट्रेसेस को हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो स्ट्रेसेस 1 होते हैं, वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, वो हम जब भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये बात समझ लेना जो ज़रूरी है कि आउट ऑफ दोज प्लेन्स आर एटलीस्ट 360 प्लेन, आउट ऑफ दोज 360 प्लेन देयर वुड बी number of planes on which the stresses, normal stresses would be maximum, and on certain plane the normal stresses would be minimum, and those maximum stresses and those minimum normal stresses we would call them to be principal stresses. The plane on which the principal stresses act, जिस प्लेन के ऊपर, अब जैसे अगर इस प्लेन के ऊपर वो प्रिंसिपल स्ट्रेस, लेट्स सपोज आपने जो पहली ये एक थीटा लिया, उस थीटा के ऊपर आपके पास जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आए थे वो मैक्सिमम आए थे। ठीक है, तो ये वाला प्लेन फिर क्या कहलाएगा, ये प्रिंसिपल प्लेन कहेगा। तो ऐसे जितने भी प्लेन आएंगे जिसके ऊपर स्ट्रेसेस आपके पास मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे, उन तमाम के तमाम प्लेन्स को हम फिर प्रिंसिपल प्लेन्स कहेंगे। राइट, प्लेन्स की भी बात समझ में आई। और थर्ड चीज़ जो है वो प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं। द डायरेक्शन दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल प्लेन आर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायरेक्शन। ठीक है, अब इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रहा होगा वो हम कहेंगे कि वो प्रिंसिपल डायरेक्शन है। हमने जब इसको थीटा यहाँ से लिया था, हमने आपको बताया था, ये जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम डिराइव कर रहे थे, हमने कहा कि भाई ये तो इसके ऊपर नॉर्मल था, ये वाला, इसको मैं यूँ दिखा देता हूँ, ये इसके ऊपर नॉर्मल था, इसके ऊपर जो नॉर्मल था वो ये है। अब ये जो एंगल इसके साथ बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा होगा, वो फिर प्रिंसिपल डायरेक्शन बनाएंगे। ये एक प्लेन था जिसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम आए थे। इस तरह का एक और प्लेन भी हो सकता है, वो हम देखेंगे वो कौन सा प्लेन होगा, किस एंगल के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो वो जो प्लेन दूसरा प्लेन होगा वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो एक दूसरी प्रिंसिपल डायरेक्शन बन जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने देखना है कि कितने प्लेन्स आ रहे हैं जिसके ऊपर स्ट्रेसेस मैक्सिमम है और कितने प्लेन आ रहे हैं जिसके ऊपर स्ट्रेसेस मिनिमम है। ठीक है, वो जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो स्ट्रेसेस कहलाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। किन प्लेन के ऊपर आ रहे हैं वो प्लेन कराएंगे प्रिंसिपल प्लेन। वो प्लेन पर जो नॉर्मल है वो आपकी जो इनिशियल एक्स एक्सिस है उसके साथ क्या डायरेक्शन बना रहे हैं, वो जो एंगल होगा, दोज एंगल वुड बी नॉन एज द प्रिंसिपल डायरेक्शंस। अब हमने देखना है कि सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल डायरेक्शन मालूम कर लें तो फिर हम प्रिंसिपल प्लेन मालूम कर सकते हैं और उस प्लेन के ऊपर फिर हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मालूम कर सकते हैं। तो राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस, प्रिंसिपल डायरेक्शन कि किस एंगल के ऊपर वो आपके पास प्लेन आ रहे हैं जिसके ऊपर स्ट्रेसेस मैक्सिमम है या जिसके ऊपर स्ट्रेसेस मिनिमम है, एंड वी आर कॉलिंग दो स्ट्रेसेस टू बी द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो द वैल्यूज ऑफ द एंगल थीटा दैट डिफाइन द प्रिंसिपल डायरेक्शंस, वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं थीटा की जो कि प्रिंसिपल डायरेक्शन को डिफाइन कर रही हैं, आर फाउंड, वो फाउंड की जा सकती है फ्रॉम द कंडीशन के हम आप जानते हैं मैक्सिमा और मिनिमा थ्योरी से कि जो एक्स डैश का आप मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस लेना चाह रहे हैं, तो एक्स डैश की इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव, अब एक्स डैश वेरी कर रहा है किसके हिसाब के साथ, थीटा के लिहाज के साथ। ठीक है, बाज़ औक़ात आपका जैसे एक्सेलरेशन कर रहे हो तो एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होता है टाइम के साथ। ठीक है, वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो फिर वहाँ जो उसका वेरिएबल होता है वो टाइम होता है। यहाँ जो वेरिएशन आ रही है नॉर्मल स्ट्रेसेस की, वो वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो व्हाट वी विल डू फॉर फाइंडिंग आउट द मैक्सिमा और मिनिमा, वी विल टेक द फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ द क्वांटिटी ऑन विच, जिसके में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसका आप मैक्सिमम और मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, उस क्वांटिटी का आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू द चेंज, जिसके लिहाज से चेंज हो रहा है। एंड इन आर केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट क्वांटिटी इज थीटा because it's changing with respect to theta. So we'll take the first derivative of the x dash with respect to theta and then set that equal to 0, and we'll find the value of angle theta. And on that particular value of theta, we will get the maximum normal stresses, and we'll call that maximum normal stress to be the principal stress. So that's what we are doing here. So if the value of the angle theta that define the principal direction are found from the condition that the first derivative of the x dash with respect to theta is equal to 0. So if we use the expression for sigma x dash from equation A, जो कि मैंने आपको उसमें दिखाई थी, वो ये वाली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को अगर हम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी एक और इक्वेशन भी हमने डिराइव की थी या वो आज हम करेंगे, तो ये सिग्मा एक्स डैश की इक्वेशन थी, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, सो दिस कंडीशन बिकम दिस,
द फर्स्ट डेरिवेटिव, अब अगर आप इसमें देख रहे हैं यहाँ का, अगर आके यहाँ देखेंगे तो ये चीज़ में अगर आप देख रहे हैं देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थीटा, तो दिस वुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड इट विल बिकम जीरो, इसका कोई डिफरेंशियल नहीं आएगा, ये सारी की सारी चीज़ जीरो हो जाएगी। ये पूरी की पूरी चीज़ कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव साइन आता है माइनस साइन, तो ये फिर माइनस के साथ आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है तो ये कॉस के साथ आ जाएगा। यहाँ आप ये चीज़ यहाँ देख लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन को अगर यहाँ ये ऊपर आ गई इक्वेशन, ये अच्छा है। अब ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट है तो ये सारी की सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, ये पूरी की पूरी चीज़ ये रही, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, अगर इसको आप एक मैं स्टेप आपको लेकर के दिखा देता हूँ यहाँ, तो हम ले लेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये 2 थीटा है तो 2 इसमें से बाहर आएगा, ठीक है, और माइनस साइन 2 थीटा, तो दिस वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट टर्म, एंड देन प्लस 2 टा एक्स वाई, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो दिस वुड बी कॉस 2 थीटा। अब ये 2 वुड कैंसिल आउट दिस 2, तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ये माइनस यहाँ लेकर के बाहर आ गए, तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आई आपके पास। इस इक्वेशन को फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे कि इसमें से अगर हम जो है हम निकालना क्या चाह रहे हैं, थीटा निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब आपने मजीद करेंगे तो विच यील्ड दिस थिंग। अब अगर मैं इसको एक्सपेंशन आपको यहाँ दिखा दूँ तो इसकी एक्सपेंशन ये हो जाती है कि माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 टा एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये माइनस इस माइनस के साथ चले गए, इस कॉस को हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो ये दिस कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा, दैट्स व्हाट यू ऑलरेडी नो, मेरा बड़ा बेसिक चीज़ है। तो इसका ये जो चीज़ है वो आपके पास यहाँ ये आ जाती है, और ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि जो थीटा है इन टर्म ऑफ टेंजेंट यू कैन राइट इन दिस फॉर्म के 2 टा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ओके। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इससे 2 सोल्यूशन आते हैं। इसका मतलब टेंजेंट की कोई वैल्यू आ रही है, साइन की भी 2 वैल्यू इस तरीके से आती है ना, आपको पता है 0 से 3 में कि साइन 0 इज 0 और फिर में साइन 180 0 आ जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको नेक्स्ट पे स्लाइड में टेबल भी दिखाऊंगा कि किन चीज़ों पर वैल्यूज़ अपने रिपीट करती हैं, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो यहाँ से बहरहाल जो आप बात ये समझ लें कि जो 2 थीटा है, एंगल 2 थीटा, उसकी जो डिफर कर रहा है वो 180 डिग्री पर कर रहा है। तो 2 सोल्यूशन आते हैं, 2 सोल्यूशन डिफर बाय 180 डिग्री, ठीक है, जिस पर सेम वैल्यूज आ जाती हैं। इफ़ वी डिनोट 1 सोल्यूशन बाय 2 थीटा 1, इसका मतलब ये कि 2 प्लेन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, 2 प्लेन मिलेंगे आपको, और वो दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के ऊपर डिफर कर रहे हैं इन द इक्वेशन की, एज लॉन्ग एज यू आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन। फिर जब हम उसको फिगर में जाके देखेंगे तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। द सेकंड सोल्यूशन को फिर क्या हो जाएगा, जो भी अगर आपके पास ये पहली चीज़ लेट सपोज 0 के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस आ गया है, तो दूसरा आपके पास किस पे आएगा, 0 + 180 के ऊपर आ जाएगा। या अगर आपका पहला 30 के ऊपर आया है तो दूसरा किसके ऊपर आ जाएगा, 180 + 30 210 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। हैंस द 2 प्रिंसिपल डायरेक्शन डिफर बाय 180 डिग्री। अब लेट सपोज आपके पास जो पहला सोल्यूशन आया था वो 2 थीटा 1, वो लेट सपोज पहला जो मैक्सिमम आया था वो 0 डिग्री के ऊपर आ गया था, ठीक है। तो अब आपके पास दूसरा किसके ऊपर आएगा, 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। तो थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब ये कि दूसरा प्लेन, जो पहला प्लेन और दूसरा प्लेन एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के बना रहे होंगे। जैसे कि आपने फिगर्स के अंदर मोस्टली देखा होगा कि अगर आपके पास ये जो स्टेट ऑफ द स्ट्रेस है और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, तो दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके पास यहाँ आ जाता है। तो ये एंगल और ये एंगल आप देखते हैं तो ये कैसा है, 90 डिग्री का है। तो ऑन फिगर दैट वुड बी 90 डिग्री, दैट्स व्हाट वी हैव फाउंड आउट कि जो प्लेन होंगे, 2 प्लेन, दे वुड बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर। बट ऑन द इक्वेशन की फॉर्म में किस फॉर्म में आ रहे हैं कि 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री फॉर्म में आ रहे हैं, बिकॉज हम इसको 2 थीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि लिख नहीं रहे, हमें जो इक्वेशन मिली है वो 2 थीटा के फॉर्म में मिली है। तो हमने वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द थीटा, तो थीटा वुड बी हाफ ऑफ दैट बिकॉज दिस इज द 2 थीटा। ये बात की समझ में आई है। तो इस पर अमूमन लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 2 थीटा और थीटा। तो 2 थीटा आपको जो मिल रहा है वो मैथ जो इक्वेशन है उसमें मिल रहा है। ऑन जो पेपर आपको जब फिगर पे आप कर रहे हैं तो फिगर के ऊपर आपको ये 90 डिग्री की इक्विवेलेंट होगा बिकॉज दिस इज 2 थीटा। ऑन थीटा वुड बी, जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो वो उसको डिवाइड कर देगा। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका ये चीज़ मजीद क्लियर होगा कि कैसे वो हाफ हो जाता है।
क्यों हाफ हो जाता है? बिकॉज वो आपको इक्वेशन में मिल रहा है। तो अब ये बातें तो समझ में आ गई कि वी अगर फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें ये पता चला कि दो प्लेन्स हमें मिलते हैं, थीटा की हमें दो वैल्यूज़ मिलती हैं, एंड दोज टू वैल्यूज़ डिफर बाय 180 डिग्री, एंड दैट थीटा वुड बी हाफ ऑफ दैट, 180 डिवाइड बाय हाफ ऑफ दैट वुड बी 90 डिग्री। तो अगर आपको पहला प्लेन 30 डिग्री के ऊपर मिल रहा है तो दूसरा नॉर्मल प्लेन कितने के ऊपर मिलेगा? 120 डिग्री के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके से आप प्रिंसिपल प्लेन मालूम कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे टेंजेंट अगर आपके पास 0 के ऊपर मिल रहा है, ठीक है, पहला एंगल अगर आपको 0 मिल रहा है तो 0 की जो दूसरी वैल्यू आपको मिलती है वो अगर आप देखते हैं तो 180 के ऊपर मिलती है। तो हम जो यहाँ ये बात कर रहे थे ना कि ये वाली ये जो हमने बात की टू दैट डिफर बाय 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस कह रहे हैं, ये इस टेबल की बुनियाद पे कह रहे हैं। ये क्योंकि टेंजेंट में था, टेंजेंट के साथ यहाँ एक सर्टेन एंगल लिखा हुआ था, तो अगर आपके पास एक वैल्यू आ रही है तो दूसरी वही वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर 180। इसी तरीके से अगर आप साइन में देखेंगे तो साइन में ये वैल्यू किसी और पर रिपीट हो सकती है, साइन में भी 180 के ऊपर रिपीट हो रही है। कॉज में ये 360 डिग्री के ऊपर रिपीट हो रही है। आपके पास कॉज 0 को जो 1 मिल रहा है वही 1 की वैल्यू आपको जा करके मिल रही है 360 डिग्री के ऊपर। ठीक, तो ये बहरहाल टेबल मैंने जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आपके लिए कर लिया, क्योंकि बड़ा बेसिक किस्म की चीज़ है ये। मेरे ख्याल में मैंने 8-9 में टेबल सारे सीखे थे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही थी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ इसको रिप्रोड्यूस किया ताकि आपको पता चल सके कि ये जो दो वैल्यूज़ आती हैं वो चूँकि दो सेम वैल्यूज़ जो थीटा की टेंजेंट की वैल्यूज़ आती हैं वो दो वैल्यूज़ आती हैं उस सर्टन वैल्यू के ऊपर, दो थीटा पर सेम वैल्यू आ जाती हैं। तो अगर आप निकालना चाह रहे थे तो मैंने इसलिए टेबल आपको दिखाया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब द साइंस एंड कोसाइंस ऑफ 2θ1 एंड 2θ2 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ जो आपने चीज़ देखी थी, यहाँ ये हमने क्या कहा था कि साइन 2θ कॉस 2θ, या अगर आप टेंजेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ बनाता हूँ इस किस्म की, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनती है ना इसमें, तो ये राइट है, ये अगर एंगल 2θ है तो फिर हम क्या करें? टेंजेंट 2θ किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये है कि दिस वुड बी परपेंडिकुलर एंड दिस वुड बी बेस। इसकी मदद से वी कैन फाइंड आउट दिस थीटा एंड कॉस थीटा एज वेल। तो हम ये जो प्लेन्स हैं इस प्लेन को फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये कैसे निकल सकते हैं। The sines of 2θ1 and 2θ2 can be obtained from the right triangle in the figure। ये जो फिगर है ये अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस टा एक्स वाई प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, क्योंकि प्लस की फॉर्म में भी आ सकते हैं माइनस की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है और जो फिथागोरस थ्योरम होता है, फिथागोरस थ्योरम, उसकी मदद से हम ये आर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, इस तरीके से निकालते हैं ना कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आर की वैल्यू भी हम निकालेंगे जो इसका है। ठीक है, तो अब साइन 2θ1 और साइन 2θ2, क्योंकि दो थीटा आ रहे हैं तो क्या आ जाएंगे? जब एक प्लस के साथ लेंगे तो पहला थीटा आ जाएगा, माइनस के साथ लेंगे तो दूसरा थीटा आ जाएगा, जो दो प्लेन हमारे पास आ रहे हैं। तो साइन किसके बराबर होता है? सलीम परे हट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज प्लस माइनस टा एक्स वाई डिवाइडेड बाई आर। तो ये आर की वैल्यू हम निकालते हैं, तो वी आर अकॉर्डिंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरीके से अगर आप कॉस करते हैं, क्योंकि टेंजेंट इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो कॉस 2θ1 की भी दो वैल्यूज आएंगी, कॉस थीटा 2θ1 और कॉस 2θ2। तो ये भी प्लस माइनस के साथ ले लिया। और कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया। ठीक है, एंड वी आर कॉलिंग दिस इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने इक्वेशन 2a का, इसको इक्वेशन 2b का। अब यहाँ आर क्या चीज़ है? आर इज द सम ऑफ अंडर रूट दिस प्लस दिस, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस टा एक्स माइनस आई। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसमें हमने प्लस माइनस खत्म कर दिया, क्योंकि माइनस का भी जब आप स्क्वायर लेंगे तो दैट वुड बी प्लस, तो देयर इज यहाँ फिर माइनस की कोई हैसियत नहीं रहती। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इन दिस पर्टिकुलर केस। ये आर आगे चल के देखेंगे कि हमारे लिए बड़ा यूजफुल भी रह सकता है। यहाँ तक बात की समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। अब जो सब्सटीट्यूटिंग थी इक्वेशन नंबर 2 को हमने इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं, और इक्वेशन 2 और 3 ये जो इक्वेशन हमने निकाली, ये इक्वेशन नंबर 2, ये कंबाइन इक्वेशन और ये इक्वेशन, इस 2 और 3 इक्वेशन को वी आर पुटिंग इनटू इक्वेशन नंबर A,
जो कि हमने लास्ट लेक्चर में की थी वो, या मैंने रिपीट किया है फॉर कन्वीनियंस, इस इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं, बिकॉज हमें यहाँ cos 2 थीटा मिल रहा था और sin 2 थीटा मिल रहा था। तो मोर कन्वीनियंट फॉर्म में हमें चाहिए था, क्योंकि हमने जो वहाँ इक्वेशन डिराइव की थी वो टेंजेंट की फॉर्म में की थी। तो अगर हमें cos थीटा की फॉर्म में मिल जाए तो वी कैन रेडिली पुट इन दिस इक्वेशन। तो वहाँ से जो इक्वेशन 2 में हमें cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यू मिली थी, वी विल पुट इनटू दैट। सो लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये अब आप पुट करते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाती है। ये सेम चीज़ रही, cos 2 थीटा की बजाय ये आपकी वो वैल्यू थी जो कि इक्वेशन नंबर 2a से आई या 2b से आई, जो भी आप देख लीजिएगा, और sin 2 थीटा की वैल्यू हमने टाइम्स डिवाइड बाय r ली, राइट। फर्दर इसको करेंगे आप सॉल्व, तो आप देखेंगे कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ये एज अपनी जगह पर रहा, ये सिग्मा एक्स माइनस वाई और ये सिग्मा एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों का स्केयर हो गया, तो मैंने स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। 2 2 4r आ गया। टा एक्स वाई का स्केयर हो गया, टा एक्स वाई का स्केयर लिख दिया डिवाइडेड बाय r। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब सिग्मा 1 आपको क्या मिल रहा है, इसमें से 1/r दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास इसको मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो कि आप इसको समझ सकते हैं। r चूँकि हमने बाहर निकाल लिया था, प्लस टा एक्स वाई आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही। अब ये जो चीज़ है अंदर ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, ये चीज़ को हमने लास्ट लेक्चर में अपने लास्ट स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया था कि r जो है वो इस चीज़ के बराबर है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ किसके बराबर है, r स्केयर के। तो अगर मैं इसका स्केयर ले लूँ इस पूरी चीज़ का, तो ये हो जाएगा, और ये चीज़ के बराबर आ गई। अगर बराबर आ गई तो मैं इसकी जगह पे r स्केयर लिख सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस पूरी ब्रैकेट की जगह पे मैंने r स्केयर लिख दिया। अब ये r इस r को कैंसिल कर सकता है, तो अब मुझे ये मिल सकता है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू चूँकि ग्रेटर वैल्यू होती है, तो हमने इसको प्लस फॉर्म में लिख दी। इसी तरीके से इसको आप एक माइनस फॉर्म में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो माइनस फॉर्म में लिखेंगे तो ज़ाहिर है ये चीज़ छोटी हो जाएगी, तो वो फिर दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा। तो ये आपके पास पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया। बात क्या आ रही है समझ में, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको पहला मिलता है वो प्लस r के साथ, और दूसरा मिल जाता है माइनस r के साथ, ठीक है भाई। या अगर कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस माइनस, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ओके भाई, यहाँ तक मेरे ख्याल में ओके लग रहा है, बात की समझ में आ रही है। तो ये वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए से आप डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ले सकते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं, दीज आर द गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस। तो अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डायरेक्टली फाइंड आउट करने हैं, तो आप इस फार्मूले के अंदर पुट इन करके डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। या फिर ये कि आप पहले प्रिंसिपल प्लेन फाइंड कर दें, उस प्लेन को आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर डाल देंगे, तब भी आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल सकता है। यू कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेस बाय 2 वे। तो दिस इज रादर सिंपलर वे कि डायरेक्टली अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द प्रिंसिपल डायरेक्शंस, देन यू कैन गो थ्रू दिस फार्मूला। बट इफ यू वांट टू फाइंड द प्रिंसिपल डायरेक्शन फर्स्ट, देन यू कैन फाइंड द प्रिंसिपल डायरेक्शन फ्रॉम द टेंजेंट वाली इक्वेशन, एंड देन फ्रॉम उससे जो एंगल मिलेगा उस एंगल की वैल्यूज़ को आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर डाल देंगे, और वो जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलेंगे वो फिर हमारे लिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे। इस पर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो वेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एक्ट्स ऑन प्लेन डिफाइंड बाय थीटा 1 एंड थीटा 2। अब ये थीटा 1 है और थीटा 2 है, तो फिर ये थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे के ऊपर होंगे, और अगर 2 थीटा आएगा तो फिर वो 180 डिग्री के ऊपर होंगे। कि नोट दैट इक्वेशन नंबर 4 डिफाइन थीटा 1 टू बी लार्जर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है। अगर प्लस के साथ आएगा तो फिर थीटा 1 होगा, और जो माइनस के साथ आएगा वो सिग्मा 2 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिग्मा 1 वुड बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। जो भी बड़ा वाला होगा उसको आप लार्जर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहेंगे और दूसरे वालों को सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। अब इस प्लेन के ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी हमने मालूम कर लिए, प्रिंसिपल प्लेन भी मालूम कर लिए। अब हम देखते हैं कि इस प्लेन के ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस भी क्यों आएंगे या नहीं आएंगे। जो तीसरी इक्वेशन है शेयरिंग स्ट्रेसेस की, उसके अंदर हम ये प्रिंसिपल डायरेक्शन अगर डाल दें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेसेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन। अब हम देखते हैं कि क्या आता है। तो जब आप उसके अंदर डालते हैं तो आप ये देखेंगे यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 0। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। उसके अंदर जब आपने cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की वैल्यूज़ डाली, तो आपको इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रिंसिपल प्लेन है उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस नहीं होते, 0 होंगे। बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है। अप टिल नाउ आपने सीख लिया कि भाई किस तरीके से प्रिंसिपल प्लेन मालूम करना है, किस तरीके से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मालूम करने हैं, और आपको जो तीसरी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि ऑन दोज प्रिंसिपल प्लेन द शेयरिंग स्ट्रेसेस वुड बी 0। तो बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, विच शोज दैट देयर आर नो शेयर स्ट्रेसेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। नो शेयर स्ट्रेसेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर कोई शेयरिंग स्ट्रेसेस नहीं होते, ठीक है। तो ये आपने
इक्वेशन से मालूम कर लिया और इसी मालूमात को आपने अपने जहन नशीन कर लेना है कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन्स हैं उसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस ज़ीरो होते हैं। अब फिगर ए जो है, अब हम इसको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से होगा। ये गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस थी जो कि एक्स और वाई में थी, गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस थी। इस गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस से आपने सारी वो कैलकुलेशन करके इक्वेशंस के जरिए से आपने मालूम किया है कौन सा, प्रिंसिपल प्लेन्स को। सो द इक्विवेलेंट स्टेट ऑफ द स्ट्रेस रेफर टू द प्रिंसिपल डायरेक्शन इज शोन इन फिगर बी। ये वो प्लेन आ गए थे जो कि θ1 आया था पहला प्रिंसिपल प्लेन और θ2 आया था दूसरा प्रिंसिपल प्लेन, और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट। So note that the two principal plane differ by 90 degree and are free of shear stresses। हमने इक्वेशन भी बताई थी, हमने उसको यहाँ ड्रॉ किया है कि इसके ऊपर कोई shear stresses नहीं आते। We mention once again that figure A and B display two different representation of the same state of the stress। ये है यही state of the stress, इसकी representation है क्योंकि उसी state of the stress को आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आगे बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाय ट्रांसफॉर्मिंग द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द स्ट्रेस टू द प्रिंसिपल डायरेक्शन वी ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज मोर मीनिंगफुल इन डिज़ाइन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेसेस की, ये वाली, दिस इज मोर मीनिंगफुल इन डिज़ाइन। मैंने बार बार इस चीज़ को बताया है कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो आपको मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, एंड दो स्ट्रेसेस इन दोज प्लेन आर ऑफ अटमोस्ट इंटरेस्ट टू अस बिकॉज कि उसके ऊपर स्ट्रेसेस मैक्सिमम है, और जब जहाँ मैक्सिमम होंगे वहाँ हमारे लिए ज़्यादा खतरा होगा कि वहाँ जो स्ट्रेसेस हैं वो अलाउबल स्ट्रेसेस को एक्सीड कर सकते हैं, एंड वी डू नॉट वांट टू एक्सीड दोस अलाउबल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेसेस को हम देखेंगे, जो कौन से ऐसे प्लेन हैं जिसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस आपके पास मैक्सिमम हो।